गुड इवनिंग। केएमटी क्लासेस में आप सभी का एक स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे एक पाठ्य योजना को किस प्रकार से तैयार करें, चाहे वो किसी भी विषय का क्यों ना हो। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, साइंस के अंतर्गत फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, चाहे मैथमेटिक्स का हो, चाहे कॉमर्स का हो, इकोनॉमिक्स का हो, एग्रीकल्चर का हो, इंग्लिश का हो, चाहे होम साइंस का हो, किसी भी विषय का क्यों ना हो। तो हम इस प्रकार से लेसन प्लान को तैयार करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं उस पर विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आपको पढ़ाने जाना है उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। फिर जिस छात्र अध्यापक या अध्यापिका बनाती है उसका नाम लिखते हैं यहाँ पे। फिर दिनांक, कक्षा, विषय, उप विषय, कालांश और समय। जिस दिनांक के लिए पढ़ाना है उस दिनांक, किस क्लास का पाठ्य योजना बना रहे वो विषय क्या है, उसका उप विषय क्या है, किस घंटी में पढ़ाएंगे और समय कितना रहेगा। उसके बाद फिर कौन से टॉपिक के लिए बना रहे हैं यहाँ पे प्रकरण लिखें। फिर सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य के बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य में विषय के आधार पर सामान्य उद्देश्यों का चयन करते हैं। विशिष्ट उद्देश्यों को टॉपिक के आधार पर विशिष्ट उद्देश्यों का चयन करते हैं। विशिष्ट उद्देश्यों में 3 तरह के उद्देश्यों को वर्गीकृत करके लिखते हैं: ज्ञानात्मक, बोधात्मक और प्रयोगात्मक उद्देश्य। फिर शिक्षण विधि, किस विधि के माध्यम से पढ़ाते समय किन किन विधियों का प्रयोग करेंगे। प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या विधि, सैंपल विधि या उदाहरण विधि। शिक्षण सहायक सामग्री, किन किन सहायक सामग्रियों का प्रयोग करके हम शिक्षण कार्यों को करेंगे। चौक, डस्टर, सैंपल, रैपिड सैंपल जो होता है वो, संकेतक, मानचित्र, मॉडल इत्यादि। प्रीवियस नॉलेज के अंतर्गत लिखते हैं कि जिस टॉपिक्स को हम पढ़ाने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का लेसन प्लान बना रहे हैं उससे संबंधित जो छात्र होते हैं वो सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर प्रस्तावना प्रश्न लिखते हैं। फिर प्रस्तावना प्रश्न के बाद उद्देश्य कथन को लिखते हैं। उद्देश्य कथन में ये लिखते हैं कि बच्चों आज हम लोग राष्ट्रीय पर्व या हमारी जो टॉपिक है उस टॉपिक के विषय में अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद इस तरह के प्रारूप बनाते हैं जिसमें 4 कॉलम करते हैं, 1, 2, 3 और 4। पहले कॉलम में पहला जो कॉलम है उसमें लिखते हैं शिक्षण बिंदु। फिर दूसरे में छात्र अध्यापक या अध्यापिका क्रियाएं, फिर छात्र छात्रा क्रियाएं और सैंपल कार्य। फिर वहाँ पे हमने जो इस कथन कहा था कि आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे इस टॉपिक से, फिर उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं। छात्र क्रिया में लिख देते हैं कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, लिखते हैं। सैंपल कार्य में जो हम प्रस्तुतिकरण करेंगे उससे संबंधित यहाँ पे लिखते हुए बताते हैं जो बच्चों को उसको लिखा जाता है सैंपल पे। फिर उसके बाद हमने कितना बच्चों को पढ़ा दिया, अब उससे हमें चेक करना है, उससे जानना है कि बच्चों को कितना समझ आया। उसके लिए बोधात्मक प्रश्न करते हैं। तो 2 या 3 से बोधात्मक प्रश्न करेंगे जिसका उत्तर बच्चे देते हैं। फिर उसके बाद हमें अगली शिक्षण बिंदु को पढ़ाना है, उसके लिए विकासात्मक प्रश्नों का सहारा लेते हैं। तो विकासात्मक प्रश्नों में 2 या 3 विकासात्मक प्रश्न करेंगे। जैसे एक प्रश्न यहाँ है, इसका उत्तर आ गया। फिर दूसरा प्रश्न यहाँ है, जिससे उसके बाद एक लास्ट प्रश्न जो शिक्षण बिंदु को पढ़ाना है उससे संबंधित, इसमें बच्चा अस्पष्ट उत्तर देता है तो इसको यहाँ लिखते हैं। फिर उसके बारे में स्पष्टीकरण देते हैं सेकंड शिक्षण बिंदु पे। यहाँ पे जैसे गांधी जयंती के बारे में बताना था तो यहाँ पे गांधी जयंती के बारे में लिखा गया। फिर इसमें जब हम एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं, स्पष्टीकरण करते हैं तो बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते, समझते और अपनी उस पुस्तक में नोट करते हैं। फिर सैंपल कार्य के अंतर्गत जो हमने व्याख्या किया है, जो हमें बच्चों को समझाना है, जो बच्चों की समझ नहीं आती है, तो उन चीज़ों को बोर्ड पे लिख के बताते हैं जिससे बच्चों को समझने में आसानी होता है। ये सैंपल कार्य करते हैं। फिर हमने स्पष्टीकरण कर दिया। अब यहाँ पे बच्चे ने क्या क्या समझा, अब उसको हमें चेक करना है, जाँच करनी है। तो उसको कैसे करते हैं, बच्चे कितनी समझ है, बोधात्मक प्रश्नों के माध्यम से।
तो यहाँ पे बोधात्मक प्रश्न किया गया है, बोधात्मक प्रश्न जिसका उत्तर बच्चे देते हैं। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, फिर अगली शिक्षण बिंदु पे जाना है। तो अगली शिक्षण बिंदु पे जाने के लिए हम फिर पुनः क्या करते हैं, पुनः हम विकासात्मक प्रश्नों का सहारा लेते हैं। विकासात्मक प्रश्नों का सहारा लेकर आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर उसमें विकासात्मक का जो लास्ट प्रश्न होता है, जिसमें बच्चे हमें अगली शिक्षण बिंदु पे जाना है, ऐसे प्रश्न करते हैं जिसमें बच्चे क्लियर उत्तर नहीं देते हैं, अस्पष्ट नहीं कर पाते हैं, तो उसे हम अस्पष्ट उत्तर लिखते हैं, समस्यात्मक उत्तर लिखते हैं। फिर उसके बाद हम स्पष्टीकरण देते हैं, यहाँ पे इसको शिक्षण बिंदु को लिख देते हैं, तीसरी शिक्षण बिंदु। अब जैसे यहाँ पे गणतंत्र दिवस या 26 जनवरी के बारे में बताना है बच्चों को, तो लास्ट प्रश्न हमारा यही था कि हमारा अन्य राष्ट्रीय पर्व क्या है। तो जैसे कि हमारा अन्य राष्ट्रीय पर्व बच्चे ने नहीं बताया, तो यहाँ बता देंगे हमारा अन्य राष्ट्रीय पर्व हम गणतंत्र दिवस के बारे में। तो गणतंत्र दिवस के बारे में यहाँ बताया गया। फिर वही जब स्पष्टीकरण करते हैं बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने कि छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं और अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करते हैं। फिर ब्लैक बोर्ड वर्क यानी सैंपल कार्य। अब इससे संबंधित जो हमें जानकारी देना था बच्चों को, जो समझाना था, उससे संबंधित हम यहाँ बोर्ड पे लिख देते हैं, लिख कर समझाते हैं या लिख कर बताते हैं, जिससे बच्चे को आसानी से समझ आता है। फिर ये तीसरा स्पष्टीकरण देते हैं। तीसरा स्पष्टीकरण देने के बाद फिर से हम इसे चेक करेंगे कि बच्चे ने कितना समझा। तो उसके बाद हम बोधात्मक प्रश्नों का सहारा लेते हैं। बोधात्मक प्रश्न तीसरे शिक्षण बिंदु के लिए हमने यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा गया हमारा संविधान कब लागू होगा, हमने बताया गया था, उसमें बताया गया है कि 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी को और किस नाम से जाना जाता है, यानी गणतंत्र दिवस के नाम से जाना था। जब यहाँ पे बोधात्मक प्रश्न लास्ट वाला कर लेते, तीसरे शिक्षण बिंदु के लिए बोधात्मक प्रश्न कर लेते हैं, तो फिर यहाँ पे इसको कॉलम को क्लोज कर देते हैं। फिर यहाँ कक्षा काल लिखते हैं, क्लास वर्क। अब जब पढ़ा दिया पूरा, क्लास वर्क देते हैं बच्चों को, पढ़ाई वाले चीज़ों में से क्लास वर्क दिया, बच्चे अपना क्लास वर्क करते हैं। तो फिर छात्र अध्यापक या अध्यापिका क्या काम हो जाता है कि निरीक्षण करना, यानी तो जो कार्य दिए रहते हैं उसको चेक करना, जांच करना, बच्चे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए छात्र अध्यापक या अध्यापिका जो भी रहते हैं वो कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करते हैं, बाकी अपना चेक करते हैं। फिर उसके लिए मूल्यांकन प्रश्न नेक्स्ट आता है। मूल्यांकन प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न में क्या करते हैं कि ओवरऑल हमने शुरू से लेके अंत तक जितना भी चीज़ें पढ़ाए हैं, फर्स्ट शिक्षण बिंदु, सेकंड शिक्षण बिंदु, थर्ड शिक्षण बिंदु, जितने भी सारी चीज़ें आप पढ़ाए हैं उन सभी का ओवरऑल मूल्यांकन करते हैं कुछ प्रश्नों के माध्यम से कि बच्चे ने कितना जाना, कितना सीखा, आपने कितना सिखाया। वो मूल्यांकन प्रश्नों के माध्यम से वो चेक करते हैं। मूल्यांकन प्रश्न या पुनरावृत्ति प्रश्न इसको इसी के कहते हैं। फिर लास्ट में आता है गृह कार्य। जो चीज़ें आपने पढ़ा दिया उसके बाद आप गृह कार्य देकर बच्चों को छोड़ते हैं कि बच्चे ये कर आप लोग घर से करके आइएगा। ये प्रश्न के माध्यम से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर लास्ट में सुझाव के लिए पॉइंट छोड़ देते हैं कि जो टीचर आपका लेसन प्लान चेक करेगा, जो पर्यवेक्षक आपको लेसन प्लान चेक करेगा, चेक करते समय कुछ टिप्पणियाँ सुझाव देंगे। यहाँ पे छात्र अध्यापक या अध्यापिका का हस्ताक्षर आपका स्वयं का हस्ताक्षर होता है, और यहाँ पे जो पर्यवेक्षक होता है, जो सुपरवाइजर होता है, वो हस्ताक्षर करता है। तो आई होप आप इस वीडियो के माध्यम से किसी भी विषय के लेसन प्लान बनाने में सक्षम होंगे। आपको समझ आई होगी। धन्यवाद।